हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पेन पेपर में। ठीक है, आप जो है अपना पेन और पेपर लेकर एकदम रेडी हो जाइए, क्योंकि आज जो है हमारे सामने क्लास 5 की एनसीईआरटी में जो ईवीएस सब्जेक्ट है उसके नोट्स जो है उनकी जो है समरी मैं आज बताने वाला हूँ। इससे पहले मैंने थर्ड और फोर्थ की जो है एनसीईआरटी थी ईवीएस सब्जेक्ट से, उनको मैंने कवर कर दिया है। अगर आपको उनके नोट्स चाहिए हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। ये वीडियो आप कभी भी देख रहे हो, आपको जो नोट्स हैं आपके कमेंट करने के बाद ही प्रोवाइड हो जाएंगे, चाहे आप आज देख रहे हो या फिर किसी भी साल में देख रहे हो। ठीक है, तो आपको नोट्स जो है वो प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। आप बस कमेंट में कर दीजिएगा कि फ्री नोट्स। ठीक है, आप फ्री नोट्स करके मैसेज कर दीजिएगा, आपको मिल जाएंगे। तो ये जो है सीटेट के लिए, क्योंकि सीटेट में जो है मैंने प्रीवियस ईयर पेपर्स को काफ़ी देखा है और ईवीएस के लिए। ठीक है, तो ईवीएस के मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर्स को देखा और उसमें मैंने देखा है कि क्लास थर्ड से जो फिफ्थ की एनसीईआरटी है, ठीक है, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ की जो एनसीईआरटी है, इससे जो है काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं। लगभग इससे जो है 60 से भी ऊपर क्वेश्चंस जो है वो बनते हैं, और उन्हीं क्वेश्चंस को है ना किसी तरह की इधर उधर की भाषा में लेकर के जो है सीटेट में जो है उस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर वो चाहे मैना पक्षी से संबंधित हो कि कौन सा ऐसा पक्षी है जो अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे करता है, या फिर कौन सा पक्षी जो है पेड़ के सबसे ऊपर घोंसला बनाता है, या फिर वो डिज़र्ट ओक रेगिस्तानी ओक के बारे में प्रश्न हो कि वो किस जगह पर पाया जाता है, तो वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। हाथी से संबंधित क्वेश्चन हो, आप जो है प्रीवियस ईयर में ईवीएस में आप इन सारे प्रश्नों को देखेंगे। और अगर आपको इन प्रश्नों को सही से करना है तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि आप थर्ड से फिफ्थ तक की एनसीईआरटी सबसे पहले आप उसको पढ़ लीजिए, और उसके बाद ही आप कोई और जो है किताब को उठाकर पढ़ने की कोशिश करें। सबसे पहले जो काम है वो आपको थर्ड फोर्थ और फिफ्थ की जो है एनसीईआरटी को पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। फिफ्थ का जो है आज ये हमारे सामने पहला चैप्टर है, जिसका नाम है कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को। तो इस चैप्टर में बच्चों को तरह तरह के जानवर और उनकी योग्यताओं के बारे में बताया गया है। कुछ जानवर जो है रात में देखते हैं, कुछ जानवर जो है दिन में देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें दी हैं, लेकिन इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको मैं आपको बताता हूँ। पहला पॉइंट इसमें बताया गया है चींटियों के बारे में कि चींटियाँ जो अपना रास्ता याद रखने के लिए फिरोमोन जो गंध होती है उसका इस्तेमाल करती हैं। तो प्रश्न अगर इस तरह से बने कि चींटियाँ अपना रास्ता पहचानने के लिए कौन सी गंध को जो है कौन सी गंध का इस्तेमाल करते हैं, तो वो हो जाएगा आंसर फिरोमोन गंध को। फिर सेकेंड पॉइंट है कि चील, बाज और गिद्ध जैसे पक्षी इंसान से 4 गुना दूर देख पाते हैं। तो ये मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर्स में क्वेश्चन देखा था कि पूछा गया था इनमें से कौन सा पक्षी जो है इंसान से 4 गुना देख पाते हैं। तो उन्होंने जो तोता, मैना, कबूतर, इस तरह से कई सारे जानवर पक्षियों के नाम दे दिए, और एक लाइन थी चील, बाज और गिद्ध के बारे में। तो आंसर क्या हो जाएगा? चील, बाज और गिद्ध। फिर नेक्स्ट पॉइंट है रात। यहाँ पर राज लिख दिया है। रात में जगने वाले जानवर हर चीज़ को सफ़ेद और काले रंग में ही देखते हैं। तो इस तरह से प्रश्न बना था कि रात में जगने वाले जो जानवर हैं वो चीज़ों को किस रंग में देखते हैं, तो वो काली और सफ़ेद में देखते हैं। फिर था सांप, जो है ज़मीन पर हुए कंपन को ही सुन पाता है, क्योंकि सांप के जो है कान नहीं होते हैं। तो ज़मीन पर जैसे ये सांप ऐसे चल रहा है तो ज़मीन पर ही चलेगा, तो उसमें ज़मीन पर अगर कोई इधर से कोई भी जानवर, मनुष्य, कुछ भी चीज़ आ रही है तो उससे क्या होता है? वाइब्रेशन होता है, जिसको जो है सांप जो है महसूस कर पाता है। तो इस तरह से प्रश्न होता है कि सांप किस चीज़ से पहचानता है किसी भी आवाज़ को, तो वो होता है ज़मीन पर हुए कंपन को। ठीक है, ज़मीन पर या वो जिस भी सतह पर है उससे। फिर है स्लॉथ जानवर के बारे में। तो ये स्लॉथ जानवर जो है दिन में 18 घंटे सोते हैं और जीवन के 40 वर्ष में ज़्यादा से ज़्यादा 8 पेड़ों तक ही बिता पाते हैं। तो ये काफ़ी ही आलसी जानवर होता है। इसको मैं आपको चित्र सहित भी समझाऊंगा, और ये जो सारी बातें इसमें दी है उनको भी अच्छे से क्लियर करूंगा। फिर है हाथी को उसके दांत, गैंडों को उसके सींग, और शेर और मगरमच्छ, सांप को उनकी खाल, और कस्तूरी हिरण को उनकी खुशबू के लिए मार दिया जाता है। इस पर जो है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं बताई गई। फिर आता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है उत्तराखंड में है, और पुराना नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का क्या है? तो वो है हैली नेशनल पार्क। ठीक है, क्या है? हैले नेशनल पार्क। ठीक है, हैले नेशनल पार्क। फिर आता है घाना पार्क के बारे में, जिसे भरतपुर नेशनल पार्क कहते हैं। दोनों जो है एक ही जगह का नाम है, और ये राजस्थान में। ठीक है, इसको घाना पार्क या भरतपुर नेशनल पार्क भी कहते हैं। तो फिर मैंने आपको बताया था स्लॉथ जानवर के बारे में। तो ये है वो स्लॉथ जानवर का चित्र, जो कि कुछ इस तरह का है। और ये जो है भालू जैसे दिखते हैं, पर भालू नहीं है। ये दिन के करीब 17 घंटे पेड़ से उल्टे सिर लटक लटक कर मस्ती से सोते हैं। ये जिस पेड़ पर रहते हैं
उसी के पत्ते खाकर पलते हैं, इसलिए इन्हें कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जब ये अपने पेड़ के सारे पत्ते खा लेते हैं तब वे पास के पेड़ पर जाते हैं। लगभग 40 वर्ष के अपने पूरे जीवन में ये मुश्किल से 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। ये सप्ताह में एक बार ही शौच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। तो ये सारी जानकारी जो थी वो इस स्लॉथ जानवर के बारे में बताई गई थी इस चैप्टर में। मुझे लगता है कि आप चित्र के माध्यम से चीज़ें ज़्यादा अच्छे से याद रखते हैं, इसी वजह से मैंने इस चित्र को भी आपको दिखा दिया। फिर उसमें बताया गया कि हमारे देश में बाघ और अन्य कई जानवरों की गिनती इतनी कम हो गई है कि इनके लुप्त हो जाने का खतरा भी मंडरा रहा है। हमारे देश की सरकार इन्हें बचाने के लिए बहुत से जंगलों को सुरक्षा दे रही है, जैसे उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और राजस्थान के भरतपुर जिले में घाना नेशनल पार्क। इन जंगलों में जानवरों का शिकार मना है, यहाँ लोग जानवरों या जंगल को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकते हैं। तो ये राष्ट्रीय पार्क वगैरह हैं वो जानवरों को संरक्षण प्रदान करने के लिए ही बनाए जाते हैं। फिर है सेकेंड चैप्टर है जिसका नाम है कहानी सपेरों की। तो ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसमें सपेरों से बनने वाले जो प्रश्न हैं उनको बताया गया है। तो इसमें बच्चों को सांप और सपेरों के बारे में ही बताया गया है, और इसमें बताया गया कि सपेरों की एक जनजाति जो होती है जिसको कालबेलिया कहते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न बनता है कि कालबेलिया जनजाति किनसे संबंधित है, तो वो दे देंगे बुनकर से, कपड़े बनाने वालों से, कुम्हार से या सपेरों से। तो कालबेलिया जनजाति किससे संबंधित हो जाएगी? सपेरों से संबंधित हो जाएगी। फिर इसमें बताया गया कि नाग गुफन एक ऐसी डिज़ाइन है जिसे रंगोली, कढ़ाई और दीवारों के सजाने के लिए सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में प्रयोग किया जाता है। तो नाग गुफन से संबंधित प्रश्न पिछले विगत वर्षों में बने भी हैं कि किन जगहों पर प्रयोग की जाती है। तो सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में जो है नाग गुफन की डिज़ाइन का जो है रंगोली में प्रयोग किया जाता है। फिर भारत में 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं। हालांकि विश्व में बहुत तरह के जहरीले सांप हैं, लेकिन भारत में भी कई प्रकार के सांप हैं जिनमें 4 ही प्रजाति जो है जहरीली है। जिसमें पहले नंबर पर आता है नाग, फिर दूसरा आता है करैत, और फिर तीसरे नंबर पर दुबोइया, और फिर अफाई। ये जो 4 प्रकार के जो सांप हैं ये काफ़ी जहरीले माने जाते हैं। फिर ये देखो, ये है चित्र नाग गुफन, जो चित्रकारी थी या रंगोली थी उसके बारे में थी। ठीक है, ये मैंने आपको दिखा दी, कुछ इस तरह की डिज़ाइन होती है और एनसीईआरटी में इसी तरह से देते हैं। और ये जो यहाँ पर जो है ये पॉइंट इसमें दिया गया है नाग गुफन के बारे में। तो इसी तरह से एनसीईआरटी में चीज़ें जो होती हैं छोटी छोटी या डिटेल्स में होती हैं जिनसे प्रश्न जो है हमारे एग्ज़ाम में बन जाते हैं। और इसी में ही ये जो 4 सांप हैं उनके बारे में बताया गया है जो कि जहरीले हैं। जैसे कि ये नाग है, ठीक है, मैं आपको चित्र सही दिखा देता हूँ। ये नाग है, ये दुबोइया है, ये करैत है और ये है अफाई। ये 4 सांप जो हैं भारत में जहरीले माने जाते हैं। फिर थर्ड चैप्टर है चखने से पचने तक। तो इसमें बच्चों के जीभ से स्वाद के बारे में बताया गया है और सभी भोजन के बारे में लगभग बताया गया है। और इसमें यह भी बताया गया है कि जो हमारी जीभ है वो किस तरह से स्वादों को पहचानती है। तो जीभ जो है लगभग 10 सेंटीमीटर या फिर 4 इंच की लंबी हो सकती है। और जीभ का जो अगला हिस्सा है वो मीठे स्वाद को पहचानता है, मध्य वाला जो भाग है वो नमकीन भाग को, और अंतिम वाला भाग है वो कड़वा स्वाद को पहचानता है। तो प्रश्न यहीं से बनता है कि हमको हमारी जीभ में अगर हमने कोई, वो प्रश्न ऐसे पूछेंगे सीटेट में कि सरला ने एक रसगुल्ला खाया तो उसको जीभ के किस हिस्से में मीठे स्वाद की जो है अनुभूति होगी, तो वो क्या हो जाएगा? अगला हिस्सा। ठीक है, तो अगले हिस्से में जो है मीठे स्वाद की अनुभूति होती है। फिर है उड़ीसा के काल्हाडी के बारे में। तो यहाँ पर जो है चावल अधिक पाया जाता है क्योंकि इस चैप्टर में बताया गया था, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। उड़ीसा के काल्हाडी में जो है चावल अधिक पाया जाता है। और यहाँ पर ये भी बताया गया था कि इस जगह पर चावल तो अधिक पाया जाता है लेकिन फिर भी यहाँ पर बहुत से लोग जो है कुपोषण के शिकार हो रहे हैं कि उनको खाने को जो है पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाता है। फिर है चौथा चैप्टर जिसका नाम है खाएं आम 12 महीने। तो इसमें बच्चों को खाना के ख़राब होने व ख़राब ना होने के विषय में बताया गया है कि किस तरह के खाने जो हैं जल्दी ख़राब हो जाते हैं, किस तरह से खाने को हम देर तक यूज़ करने के लिए प्रिजर्व कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में बताई गई हैं। इसमें बताया गया है कि आम का जो अचार है या आम पापड़ है या चटनी है, ये आदि चीज़ें बनती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जैसे अचार हो गया या आम पापड़ हो गया, उनको हम 12 महीने खा सकते हैं। ठीक है, चटनी तो हम 12 महीने नहीं खा सकते क्योंकि आम अवेलेबल नहीं होंगे। लेकिन आपने ये देखा होगा कि मौसम कोई सा भी हो आपको आम का अचार मिल जाता है या फिर आम पापड़ खाने को मिल जाते हैं। तो कुछ इस तरह के भोजन जो होते हैं जो 12 महीने हम खा सकते हैं। फिर आता है 5वें चैप्टर के बारे में जिसका नाम है बीज, बीज और बीज। इसमें बच्चों के बीज के बारे में बताया गया है और काफ़ी प्रकार के पेड़ पौधों के बारे में बताया गया है। इसमें यह भी बताया गया है कि किस तरह से बीज जो है पेड़ों से हवा के माध्यम से उड़ जाते हैं या फिर कोई जानवर या पक्षी उनको खाता है तो उनके जो
बाल हैं उन पर वो बीज लगा रह जाता है और वो दूसरी जगह पर जाकर अंकुरित हो जाता है और वहाँ पर एक पेड़ पौधा वो जैसा भी बीज होता है वो बन जाता है। तो इसमें ये सारी चीज़ें बताई गई हैं, क्योंकि थर्ड से फिफ्थ तक की एनसीईआरटी जो होती है उसमें ईवीएस में यहाँ से जो है शुरुआत हो जाती है कि वो सिक्स से जो है बच्चों को हिस्ट्री है, जियो है, पॉलिटी है, साइंस है, इन सब की तरफ ले जाएं। और आपने ये देखा भी होगा सिक्स के बाद से जो है ईवीएस नहीं रह जाती है और हमको हिस्ट्री अलग सब्जेक्ट मिलता है, जियो अलग मिलता है, पॉलिटी अलग मिलता है और साइंस अलग मिलता है। तो अगर आपने देखा भी होगा, साइंस पढ़ी होगी तो आपने देखा होगा उसमें ये सारी चीज़ें जो है आपको साइंस के अंतर्गत देखने को मिलती हैं। तो एनसीईआरटी जो इन चीज़ों की शुरुआत कर देता है। फिर इस चैप्टर में जो मिला है निपेंथिस के बारे में, तो निपेंथिस जो है कीटभक्षी पौधा है, ठीक है, कीटभक्षी पौधा है जो कि ऑस्ट्रेलिया में, इंडोनेशिया और भारत में जो मेघालय में जो है पाया जाता है। कीटभक्षी पौधा होता है, छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को जो है ये खा जाता है। और ये ऐसा क्यों करता है तो उसके बारे में मैं बता देता हूँ। ये जो है नाइट्रोजन की कमी के कारण जो है ऐसा करता है, क्योंकि पेड़ों को ज़िंदा रहने के लिए नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है और नाइट्रोजन जो है उनको उस अगर ज़मीन से नहीं मिलती है तो वो क्या करते हैं, जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं उनसे जो है अपनी नाइट्रोजन की कमी को जो है पूरा कर लेते हैं। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि ये कीटभक्षी पौधे किस वजह से जो है कीटों को खाते हैं, तो वो अपनी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए जो है कीड़ों को या छोटे छोटे कीट होते हैं, चूहे टाइप के जो जानवर होते हैं उनको वो खा लेते हैं। और इसके लिए वो करते क्या है, इसके लिए काफ़ी वो जो होती है एक सुगंध जो होती है अब उसको छोड़ते हैं, तो उससे आकर्षित होकर ये छोटे छोटे कीट हैं और जो छोटे छोटे जानवर जो हो गए चूहे लेवल तक के, वो उसकी उस सुगंध की ओर आकर्षित होते हैं और फिर वो जो उसमें फंस जाते हैं। फिर बताया गया है कि मिर्च जो है वो पुर्तगाल देश के व्यापारी से दक्षिण अमेरिका से भारत आई थी। तो मिर्च के बारे में बताया गया है कि मिर्च जो है जो पुर्तगाल देश के जो व्यापारी थे और वो दक्षिण अमेरिका गए और वहाँ से जो है भारत में जो है मिर्च को लेकर आए थे। तो ये देखो यहाँ पर ये चित्र भी दे रखा है शिकारी पौधे के बारे में, यही है निपेंथिस पौधा, जो कि किस तरह से देखिए इसका एक ढक्कन ऐसे खुल जाता है और यहाँ पर जो है छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जो हैं वो यहाँ पर आते हैं उसकी गंध देख कर, सुगंध से, और वो यहाँ पर जो है फिर बाद में जैसे वो उसके अंदर जाते हैं तो ये जो है फूल बंद हो जाता है और यहाँ पर जो है एक एसिड जैसा निकलता है जिसकी वजह से वो उस जानवर को जो है एक तरह से खा जाते हैं। फिर इसमें चैप्टर में एक वेलक्रो के बारे में था पॉइंट जो इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा आपको जानना भी ज़रूरी है तो आप जान लीजिए। तो इस तरह की आपने वेलक्रो चप्पल या सैंडल देखी होगी जो कि चर चर करके जो नहीं चिपकती है, तो उसके बारे में बताया गया। तो यह घटना जो है इस चप्पल का आविष्कार कैसे हुआ, इस चप्पल का तो नहीं, मैं आपको वो जो चर चर वाला जो होता है आपको कोई चीज़ चिपकानी होती है, जैसे यहाँ पर आपने सैंडल में देखा होगा, सैंडल में जो ये वाला हिस्सा होता है इसको हम इधर से चिपका देते हैं तो चिपक जाता है, लेकिन जब उसको खींचते हैं तो चर की आवाज़ आती है। तो इसको जो कहते हैं वेलक्रो कहते हैं और इसका आविष्कार कैसे हुआ इस चैप्टर में बताया गया है। यह घटना जो है 1948 की है। एक दिन जॉर्ज मस्ट्रल अपने कुत्ते के साथ शहर से लौटे। उन्होंने पाया कि उन दोनों पर बीज चिपके हैं। इन बीजों को अपने कपड़ों पर चिपका देख कर वे हैरान रह गए। झट से उन्होंने माइक्रोस्कोप निकाला और बीजों को बारीकी से देखने के लिए, बीजों में छोटे छोटे हुक थे। हुक क्या होते हैं, जैसे इस तरह से ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे करके हुक रहे होंगे, हुक थे, इनकी मदद से बीज जो कपड़े के रेशों पर अटक गए थे। यह देखकर मेस्टर को आइडिया आया, उन्होंने वेलक्रो बनाने का आविष्कार किया। उस तरह से वेलक्रो से दोनों सतहें चिपक जाती है और खुलने पर चर चर की आवाज़ आती है। तुमने बस्ते, कपड़े, जूते, पट्टे आदि में इसका इस्तेमाल देखा होगा, है ना मज़ेदार किस्सा। तो एक मज़ेदार किस्सा था जो कि मैंने आपको अभी बताया। फिर ये इसमें बताया गया था कि मिर्च जो है किस तरह से दक्षिण अमेरिका से होते हुए भारत में पुर्तगालियों के व्यापारियों द्वारा लाई गई थी। फिर इसमें एक कविता भी दे रखी थी जिसके ज़रिए ये बताया गया था कि कौन कौन सी जो चीज़ें हैं वो किस किस जगह पर फेमस हैं। जैसे दक्षिण अमेरिका मिर्च रानी, ठीक है, दक्षिण अमेरिका में जो है मिर्च की फसल होती होगी। और फिर जो है इसमें बताया गया भिंडी अफ्रीका की है, ठीक है, भिंडी जो है अफ्रीका की है। फिर इसमें बताया गया कि यूरोप से जो है गोभी और मटर आई। चाय जो है असम में बोई जाती है, चाय है, आलू मिर्ची चाय चीज़ें, ये सारी चीज़ें। और चली चीन से सोयाबीन, सॉरी, इसमें बताया गया कि सोयाबीन जो है चीन से आई है और पहुँची अमेरिका। तो ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। अगर प्रश्न बनता है कि सोयाबीन जो है किस देश में पाया जाता है या किस देश से आया, तो चीन से कहा जाएगा, क्योंकि पेपरों में जो है एनसीईआरटी की जो बात होती है उसको वेटेज दिया जाता है, इसलिए एनसीईआरटी को पढ़ना ज़्यादा से हो जाता है, क्योंकि इसमें आपको ऑथेंटिक चीज़ें मिलती हैं और आंसर जो है इसी का ही मान्य होगा।
भले ही आप कोई सी भी पब्लिकेशन की आप बुक ले लें, कहीं से भी पढ़ लें, लेकिन जो सीटेट वाली जो यूनियन है वो आपके प्रश्न को खारिज कर देगी अगर एनसीईआरटी में जवाब कुछ और दे रखा है। तो ऑथेंटिक डाटा के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो यही थी इस चैप्टर की सारी समरी और आज की वीडियो जो मैंने आपको चैप्टर 5 तक जो है क्लियर कर दी है। अगली वीडियो है चैप्टर 6 से और 10 तक की होगी, तो उसका आप इंतज़ार करिए, आपको वो कल ही देखने को मिल जाएगी। तो अब मैं चलता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ अगर आप इसके नोट्स पाना चाहते हैं तो आप कमेंट में बता सकते हैं, आपको नोट्स जो है प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो अब मैं चलता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।